हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलीटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट आपको पढ़ाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सर्किट, इसी सर्किट से क्या होता है, पूरे कॉन्सेप्ट को आप आसानी के साथ समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं दी गई हैं। हालांकि इक्विवेलेंट सर्किट जो है सिलेबस में, अब पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे आपको क्या करेंगे, क्लियर होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है एकदम हूबहू ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के क्या होता है, समान होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कुछ पैरामीटर में स्लिप आ जाता है, वहाँ पर स्लिप जो है हमारा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थिर रहती है। यहाँ पर हमारा जो है सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करती है, रोटेट करती है, तो इस वजह से यहाँ पर स्लिप आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसको भी जो है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को पढ़ने के लिए हमने पहले रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा। रोटर का इक्विवेलेंट, भाई रोटर की ही फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी समान रहती है। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स रहती है। जैसे ट्रांसफार्मर में जो है प्राइमरी फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, बराबर होती है, या सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी प्राइमरी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर स्टेटर की फ्रीक्वेंसी जो है रोटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होती। कारण क्या है, क्योंकि रोटर रोटेट करने लगता है। तो अब रोटर जब रोटेट करने लगेगा तो फ्रीक्वेंसी उसकी यस इंटू एफ हो गई। तो यस इंटू एफ यहाँ पर ईएमएफ में भी आ जाता था, और उसके बाद रोटर रिएक्टेंस में भी आ जाता था। तो उस चीज़ को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। उस चीज़ को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। यस को, स्लिप को हमने कॉमन ले लिया, स्लिप को हमने रेजिस्टेंस के साथ रख दिया, और उधर जो हमारा ई था, ई के साथ यस का जो हमारा फैक्टर था वो भी ख़त्म हो गया, और यक्स के साथ जो हमारा यस का फैक्टर था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब सर्किट को हम एकदम, मतलब अब इस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में हमने मान लिया था कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है अब स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हम समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं, क्योंकि रोटर के लीकेज रिएक्टेंस के साथ यस का कोई फैक्टर नहीं है, समझ में आया, और रोटर के ईएमएफ के साथ भी यस का कोई फैक्टर नहीं है। तो इस प्रकार जो है हम अब इस कंडीशन में हम ट्रांसफार्मर के जैसे ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट हम ज्ञात करते थे, ठीक उसी प्रकार अब इंडक्शन मोटर का भी इक्विवेलेंट सर्किट आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ में आया। इसको समझने से पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि सबसे पहले ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट आप जा करके एक बार देख लीजिए। अगर जिसको देखना है तो मशीन फर्स्ट में ट्रांसफार्मर पढ़ाया जा रहा है, उसमें इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाया गया है, ठीक है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर पहले जो है इक्विवेलेंट सर्किट मशीन फर्स्ट में पढ़ाया गया है। तो वहाँ पर जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर जा करके आप वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर समझने में क्या होगी, दुविधा नहीं होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले रोटर के बारे में देखते हैं कि रोटर के सर्किट के अनुसार R2 रेजिस्टेंस रोटर कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि R2 कोष्ठक में 1/-S टर्म जो है रोटर पर डेवलप्ड मैकेनिकल पावर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको पता है कि R2 देखिए R2, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि R2/S को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। R2/S को हम R2 + R2 कोष्ठक में 1/S-1 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिख सकते हैं भाई, R2 कॉमन ले लीजिए। अगर R2 को कॉमन लेंगे तो 1 + 1 - S-1 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो बताइए R2 क्या हो गया, यस हो गया। R2/S हो गया कि नहीं, सॉरी दिख नहीं रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये हमारा जो R2/S रेजिस्टेंस है, R2/S रेजिस्टेंस, इसको हम अलग अलग करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो R2/S रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए R2/S रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं R2 + R2 1/S-1 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। समझ में आया। अब कैसे कहेंगे कितना लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसी को डेरिवेट कर लीजिए। भाई R2 को आप दोनों में से कॉमन ले लीजिए। R2 को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब R2 को हमने कॉमन ले लिए तो 1 + 1/S- क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1, अब ये 1 कट जाएगा, तो बराबर R2 × 1 क्या बचा, यस। तो R2 क्या बचा, यस।
तो R2/S R2/S आपस में क्या है, बराबर है। तो मतलब R2/S को हम इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया, R2/S को हम इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं, कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, R2/S को जो है हम क्या लिख सकते हैं, R2/S को R2 + R2 कोष्ठक में 1/S-1 भी लिख सकते हैं। समझ में आया, R2/S को R2 + R2 कोष्ठक में 1/S-1 भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर R2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब हम यहाँ पर देखिए, ये इस वाले रेजिस्टेंस को, इसमें क्या है ना, R2/S आपको पता है कि ये एयर गैप पावर को रिप्रेजेंट करता है। R2/S किसको रिप्रेजेंट करता है, एयर गैप पावर को रिप्रेजेंट करता है। अब जो हमारा एयर गैप पावर होता है उसमें दो पावर होते हैं, एक रोटर कॉपर लॉस होता है और एक मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होता है। तो हमें दोनों को अलग करना पड़ेगा ना, तो हमने अलग कर लिया। तो हमने क्या किया, R2/S को इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये R2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ही हैं भाई, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में ही तो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अब ये जो R2 होगा ना, ये रोटर कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, और R2 कोष्ठक में 1/S-1 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रोटर में जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो रहा है उसी मतलब पावर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया। तो ये कंपटीशन एग्जाम में भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि रोटर का जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड करता है, मतलब डेवलप्ड करने के लिए रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सा टर्म है आपका, R2 कोष्ठक में 1/S- क्या होता है, 1 होता है। हालांकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, हम आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन बता नहीं रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जटिल टॉपिक नहीं है। R2/S को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें आपको पता है कि ये एयर गैप पावर है, और एयर गैप पावर में दो पावर होती है, एक रोटर कॉपर लॉस होता है और एक रोटर में मैकेनिकल पावर जो डेवलप्ड होता है, जिसकी वजह से रोटर हमारा घूमता है। ठीक है, तो वो पावर, दो पावर होती है। तो R2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, रोटर कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया। अब यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, रोटर कॉपर लॉस भाई सिंपल सी भाई I2 का स्क्वायर R2 हो जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पर अब ये वाला, ये कौन सा पावर डेवलप कर गया, इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है, और एक पावर और डेवलप होगा, I2 का स्क्वायर R2 कोष्ठक में 1/S-1 हो गया। ये हमारा क्या है, एयर गैप पावर है। इस पावर को आप क्या बोलते हैं, ओ एयर गैप नहीं, इस पावर को मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बोलते हैं। जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हुआ है किसमें, रोटर पर डेवलप्ड हुआ है, ये वही पावर है। समझ में आया, ये कौन सा पावर है, वही पावर है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सर्किट तो अब आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो इसी का सारांश यहाँ पे लिखा गया है कि रोटर सर्किट के अनुसार जो है, रोटर सर्किट तो यही है, R2 रेजिस्टेंस रोटर कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करता है, तथा R2 कोष्ठक में 1/S-1 जो टर्म होता है वो रोटर पर डेवलप्ड मैकेनिकल पावर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर I2 स्क्वायर ये हमारा क्या है, इसे हम थोड़ा अलग अलग अच्छे तरीके से लिख दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा जगह बाकी है तो मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए, रोटर कॉपर लॉस क्या हो जाएगा भाई, I2 का स्क्वायर इंटू R2 हो जाएगा। जबकि मैकेनिकल पावर, अगर मैकेनिकल पावर की बात करें, जो पावर डेवलप्ड हुआ है रोटर में, वो उसका मान क्या होगा, PM बराबर I2 का स्क्वायर इंटू R2 कोष्ठक में 1/S-1 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, रोटर में डेवलप्ड मैकेनिकल पावर है, ये इसी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे मैकेनिकल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और मैकेनिकल के फॉर्म में आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैकेनिकल के फॉर्म में इसी पावर को कैसे लिखा जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, 2πN TG क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा कि नहीं। तो ये चीज़ है, ये हमारा है। समझ में आया। तो इसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पावर बोलते हैं। इसी को इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, PM बराबर I2 स्क्वायर इंटू R2 कोष्ठक में 1/S- क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। अब इस चीज़ को एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, नहीं तो अभी रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हम रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे। आपको पता है कि
नहीं, इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे। आपको ये बात पता है कि इंडक्शन मोटर में दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका रोटर होता है और एक आपका स्टेटर होता है। स्टेटर में एक वाइंडिंग होती है, रोटर में दूसरी वाइंडिंग होती है। समझ में आया? तो ये स्टेटर वाइंडिंग का इक्विवेलेंट सर्किट है। समझ में आया? ये स्टेटर वाइंडिंग का इक्विवेलेंट सर्किट है। और ये वाला हमारा किसका है? ये वाला रोटर वाइंडिंग का इक्विवेलेंट सर्किट है। समझ में आया? तो यहाँ पर हम रेफर्ड करेंगे। जैसे क्या होता है ना कि ट्रांसफार्मर में आप पढ़े होंगे कि सेकेंडरी के पैरामीटर R2 को X2 को हम प्राइमरी साइड रेफर्ड करते हैं। जब प्राइमरी साइड उसे रेफर्ड करते हैं तो उसमें K² से भाग देते हैं। जो प्राइमरी साइड आता है तो वो उसमें K² का भाग दिया जाता है। समझ में आया? और जबकि प्राइमरी साइड के पैरामीटर R2, प्राइमरी साइड के पैरामीटर R1 और X1 को अगर हम सेकेंडरी साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमें K² से उसमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। समझ में आया? तो अभी तो फिलहाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटर में क्या है, स्टेटर में यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस होगा। स्टेटर को मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है तो यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस R1 होगा, उसका लीकेज रिएक्टेंस क्या होगा, X1 होगा। समझ में आया? अब नो लोड की कंडीशन में आप ट्रांसफार्मर में पढ़े होंगे कि नो लोड की कंडीशन में जो है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं नो लोड के। एक आपका क्या होता है IW और एक क्या होता है I म्यू। वहाँ पर अच्छे तरीके से क्या किए हैं, नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर को पढ़े हैं। उसी प्रकार नो लोड के कंडीशन में यहाँ पर इसको भी क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। जब इंडक्शन मोटर नो लोड की कंडीशन में हो, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जब उसकी टेस्टिंग पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में हम आपको बताएंगे कि नो लोड की कंडीशन में यहाँ पे I म्यू और IW कैसे फ्लो कर रही है। देखिए I म्यू और IW को पढ़ना है तो ट्रांसफार्मर का नो लोड कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़िए जा करके, ठीक है? तो वहाँ पर अच्छे तरीके से आपको ये क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसको देखिए, इसमें जो है जो भी चीज़ दिखाया गया है इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक आप पढ़िए, ठीक है? अगर वो पढ़ लेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए पढ़ाई को अगर पढ़ रहे हैं तो आप एक ही बार में क्लियर करके पढ़िए। बार बार उसमें झाम पालने का टेंशन, मतलब बार बार उसमें क्या अब सोचेंगे करे यार इसको छोड़ो, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसको अगर नहीं पकड़ेंगे तो आगे वाला नहीं समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो क्या रहेगा ना, तो ये वाला टॉपिक आप छोड़ देंगे। अब ये वाला टॉपिक आपके लिए बोझ हमेशा बना रहेगा कि ये थोड़ा जटिल टॉपिक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको जैसे जो चीज़ आपको पढ़ना है उसे अभी क्लियर कीजिए। समझ में आए? उसे अभी क्लियर कर लेंगे तो क्या होगा, और उसे एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा फीड रहेगी। उसके लिए कभी आपको टेंशन ही नहीं होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका एग्जाम में आ जाएगा, आएगा तो आप कर लेंगे। समझ में आया? तो इसलिए टॉपिक को छोड़ के भागना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये स्टेटर का R1 रेजिस्टेंस है और ये स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस X1 है। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, अब नो लोड की कंडीशन में देखिए जब यहाँ पर कोई भी लोड नहीं होता है, जब मतलब इंडक्शन मोटर पे कोई लोड नहीं होता है, तब नो लोड की कंडीशन में ये वाली सर्किट आती है। ये वाली सर्किट कब आती है? नो लोड की कंडीशन में आती है। समझ में आया? तो इसके लिए आपको ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट देखना पड़ेगा एट नो लोड कंडीशन, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये नो लोड करंट I0 है। नो लोड करंट I0 है तो ये I0 के दो कंपोनेंट होते हैं फेजर डायग्राम के अनुसार। यहाँ पर I म्यू है, ठीक है? यहाँ पर RC है, यहाँ पर XM है। यहाँ पर इसका फेजर डायग्राम हम नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमके उसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पर I2 डैश करंट क्या करती है, फ्लो करती है। ये हमारा क्या हो गया, अब ये वाला जो हमारा हो गया, ये तो हमारी बाइंडिंग है, स्टेटर की बाइंडिंग है और ये रोटर की बाइंडिंग है, ठीक है? इसमें E1 डेवलप होगा और इसमें क्या डेवलप होगा, E2। भाई स्टेटर में V1 सप्लाई देंगे तो उसमें E1 डेवलप होगा और रोटर में कौन सा डेवलप होगा, E2 सप्लाई क्या होगी, डेवलप होगी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, ठीक है? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा I2 डैश करंट है और ये रोटर का सर्किट है जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है? अब इसी रोटर के सर्किट को हम जो है प्राइमरी साइड क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। प्राइमरी साइड शिफ्ट करके इस पूरे सर्किट को एक सर्किट बनाएंगे और एक सर्किट जब हमारा बन जाएगा तो हमारा कैलकुलेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा। समझ में आया? देखिए अब जब हम क्या काम करेंगे, जैसे मान लीजिए हम क्या काम कर रहे हैं, E2 को हम प्राइमरी साइड शिफ्ट कर दिए। जब E2 को प्राइमरी साइड शिफ्ट करेंगे ना तो E2 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? अभी देखिए इतना सर्किट तो हमारा पहले से ही है, इतना सर्किट तो हमारा क्या है, पहले से ही है। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले E2 को हम शिफ्ट करेंगे तो E2 को जब शिफ्ट करेंगे प्राइमरी साइड तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए आपको पता है कि जब सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को
जब सेकेंडरी साइड के रिएक्टेंस को हम प्राइमरी साइड शिफ्ट करेंगे तो उसमें के स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। उसका कैलकुलेशन अभी हम करके बताएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब E2 को हम प्राइमरी साइड शिफ्ट करेंगे तो E2 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E2 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब E2 डैश का मान वैल्यू निकल कर आता है, इसका मान कितना निकल कर आएगा भाई, E2 डैश बराबर आपका E2 बाई के आएगा। क्या आएगा, E2 बाई के आएगा। समझ में? अगर प्राइमरी वाले EMF को हम यहाँ पर जो E1 है, ठीक है, अगर इसको हम सेकेंडरी साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका E1 डैश हो जाएगा। जब E1 डैश हो जाएगा तो इसी को हम लिखते हैं K इंटू E1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, K इंटू E1 लिख देते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जब प्राइमरी के EMF या करंट को सेकेंडरी साइड शिफ्ट करेंगे तो उसमें K का गुणा करते हैं, लेकिन जब सेकेंडरी के पैरामीटर को हम प्राइमरी साइड शिफ्ट करेंगे, पैरामीटर का मतलब है जैसे आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हो गया तो उसमें के स्क्वायर से भाग देते हैं, लेकिन जब ईएमएफ और करंट की बात आएगी या वोल्टेज की बात आएगी तो उसमें के का यूज करते हैं, उसमें के से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर E2 को जब प्राइमरी साइड शिफ्ट करेंगे तो E2 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और E2 डैश का मान E2 बाई क्या हो जाता है, के स्क्वायर हो जाता है। अब यही के बराबर क्या हो जाता है, के यही बराबर E1 के बराबर हो जाता है। अभी इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। जब हम यह x2 को प्राइमरी साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो गया, प्राइमरी साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो गया, x2 डैश से क्या कर दिए हमने, रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया? अब जब R2 बाई यस को हमने प्राइमरी साइड शिफ्ट किया तो R2 डैश बाई क्या लिख दिया, यस लिख दिया। समझ में आया? तो यहाँ पर डैश लगा दिए, लेकिन इसका मान क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब ये स्टेटर का रेजिस्टेंस R1 हो गया और ये स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस X1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंडरी की करंट I2, ये हमारी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे I2 डैश है। जब I2 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, I2 डैश हो जाएगी। समझ में आया? X2 को हमने शिफ्ट किया तो X2 डैश हो गया और R2 बाई यस को हमने शिफ्ट किया तो R2 डैश बाई यस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब ये सर्किट हमारा क्या हो गया, टोटल एक में आ गया कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे प्राइमरी का रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और सेकेंडरी का रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस क्या हो गया, सब एक ही सर्किट में आ गया। अब कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। समझ में आया? कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और यहीं से टार्क का इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से निकलता है, जो हाई लेवल के टार्क का इक्वेशन निकलता है। अभी तो जो हमने पीछे टार्क का इक्वेशन पढ़ा है वो आपके बुक के अनुसार था। समझ में आया? उस टार्क इक्वेशन में बहुत सारे टर्म ऐसे आते हैं जो उस बुक वाले मतलब टार्क के इक्वेशन में नहीं दिए गए हैं, तो इसके अनुसार अगर टार्क का कैलकुलेशन किया जाएगा तो बहुत सारे अलग अलग टर्म आते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बढ़ जाता है और बहुत सारे मतलब पॉइंट आपको मिलते हैं, आप जो आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पर ये देखना है आपको कि इक्विवेलेंट सर्किट जो है हमारा शिफ्ट हुआ सेकेंडरी से प्राइमरी, इसमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफार्मर का अगर आप समझ लेंगे तो यहाँ पर बहुत आसानी के साथ आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो हमने इनपुट पावर दिया, इनपुट पावर दिए तो स्टेटर वाला पार्ट है ना, और ये वाला रोटर वाला पार्ट है, लेकिन अब सबको हमने प्राइमरी साइड ही कर लिया। तो अब इस कंडीशन देखिए, हमने स्टेटर में इनपुट पावर दिया, तो इनपुट पावर दिया तो स्टेटर कॉपर लॉस हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, इसमें क्या होगा, R1 में हमारा स्टेटर कॉपर लॉस होगा ना, तो यहाँ पर PCU दिखाया गया है। PCU मतलब स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, स्टेटर कोर लॉस होगा। यहाँ पर क्या होगा, कोर लॉस। भाई सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर में भी कोर लॉस होता था। कोर लॉस, वहाँ पर कोर लॉस किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था, RC के द्वारा। तो यहाँ पर स्टेटर में जो कोर लॉस होगा उसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, RC के द्वारा ही क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया? तो ये वाला जो भाग है, इतना भाग हमारा क्या होता है, ये स्टेटर कोर लॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटर कोर लॉस से इसे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि RC के कारण उसके स्टेटर में जो कोर लॉस होता है, कोर लॉस मतलब ED करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटर कोर लॉस हो गया। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या बचता है, सिंपल सी बात है, आपने इनपुट पावर दिया, इनपुट पावर दिया तो कुछ जो है
प्राइमरी स्टेटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण लॉस हो गया, और कुछ रोटर में क्या कहते हैं स्टेटर के अंदर कोर में लॉस हो गया, कोर में ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस हो गया। मतलब इनपुट पावर दिया और कुछ क्या हो गया, ये दोनों लॉस हो गए। लॉस होने के बाद कौन सा पावर बच रहा है, एयर गैप पावर, अर्थात स्टेटर का आउटपुट। स्टेटर का आउटपुट एयर गैप पावर होता है। तो अब इसके बाद जो भी पावर बच रहा है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो भी पावर बचेगा वो तो आपका एयर गैप पावर होता है। क्या होता है, एयर गैप पावर। अब ये एयर गैप पावर रोटर के लिए किसका काम करता है, इनपुट का काम करता है। स्टेटर का आउटपुट ही एयर गैप पावर होता है, और यही स्टेटर का आउटपुट ही रोटर के लिए इनपुट होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि एयर गैप पावर स्टेटर का आउटपुट होता है और रोटर का क्या होता है, इनपुट होता है। तो इसका मतलब एयर गैप पावर में दो चीज़ होगा कि नहीं, एयर गैप पावर में क्या होगा, दो चीज़ होगा। एक तो होगा रोटर कापर लॉस, और एक होगा मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगा, एक होगा मैकेनिकल पावर जो हमारा क्या होगा, डेवलप होगा। समझ में आया। लेकिन अभी उस चीज़ को नहीं दिखाया गया है। अभी इसी R2-S को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। रोटर कापर लॉस को अलग करेंगे, और उसके बाद हम किसको अलग करेंगे, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड जो हुआ है उसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो रोटर का कोर लॉस है ना, उसे इग्नोर कर दिया जाता है। जो रोटर का कोर लॉस होता है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। कारण क्या है कि जो कोर लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और रोटर की फ्रीक्वेंसी रनिंग कंडीशन में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है रनिंग कंडीशन में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि रनिंग कंडीशन में S इंटू एफ, जैसे मान लीजिए अब रोटर की फ्रीक्वेंसी हमारी FR है, S इंटू एफ होता है, ठीक है। रनिंग कंडीशन में स्लिप हमारा कितना है, 0.5 है। रनिंग कंडीशन में स्लिप हमारा कितना है, 0.5 है। और उसके बाद जो है हमारा जो फ्रीक्वेंसी स्टेटर की है वो 50 हर्ट्ज है। तो अब यहाँ पे रखेंगे तो 0.5 इंटू 50 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस जीरो से ये वाला दशमलव गया, 5 5 25। तो देखिए रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो देखिए स्टेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, लेकिन रोटर की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे ही जब रोटर हमारा एकदम रनिंग कंडीशन में होता है तो उसकी स्पीड लगभग सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। तो उस समय स्लिप का मान बहुत ही कम होता है। मान लीजिए 0.0 आपका 01 है, ठीक है, 0.01 है। तो यहाँ पर जब रखेंगे 0.01 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए 50 है, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। एक से तो एक गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया, 0.0 आपका 5 आ गया। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 0.5 हर्ट्ज हो गया। मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी कम होने की कंडीशन में क्या होता है, रोटर के अंदर जो कोर लॉस होता है वो एकदम क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। इसलिए कभी भी रोटर पर, इंडक्शन मोटर में रोटर पर कोई भी कोर लॉस नहीं होता है, क्योंकि रनिंग कंडीशन में उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। इस वजह से रोटर पर कोई लॉस नहीं होता है, कोर लॉस नहीं होता है, ठीक है। ये सर्किट उस कंडीशन में है जब रोटर कोर लॉस को क्या कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद लिख दे रहा हूँ। रोटर के रनिंग कंडीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी FR का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए रोटर पर कोर लॉस को नगण्य माना जाता है। समझ में? तो इस पॉइंट को आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेकेंडरी साइड को हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर EMF की बात है, तो अगर आप EMF निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए आपने X2 को प्राइमरी साइड शिफ्ट किए, X2 को आपने किधर साइड शिफ्ट किया, प्राइमरी साइड को शिफ्ट किए। जब प्राइमरी साइड को शिफ्ट करेंगे ना तो इसे X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो X2 बराबर हो जाएगा X2/K² हो जाएगा। समझ में आया, X2 क्या हो जाएगा, K² हो जाएगा।
अब यदि आप इस रेजिस्टेंस को शिफ्ट किए हैं सेकेंडरी साइड प्राइमरी साइड, समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R2 डैश से क्या करेंगे, R2 डैश बाई एस रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी को क्या लिखते हैं, इसी को आप लिखेंगे R2 बाई एस बाई क्या लिखेंगे, के स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर R2 बाई एस इंटू के स्क्वायर। ये के स्क्वायर आपका क्या है, के स्क्वायर आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, समझ में आया। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफार्मर में होता था वहीं पे यहाँ पे भी है। तो उसी हिसाब से ये क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। R2 डैश बाई क्या हो जाता है, यस हो जाता है, ठीक है। हालांकि इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वोल्टेज की बात करें, अगर वोल्टेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ क्या है हमारा, रोटर का इंड्यूस ईएमएफ E2 है। E2 को अगर प्राइमरी साइड शिफ्ट करेंगे तो इसे E2 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये किसका मान कितना हो जाएगा, E2 बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। देखिए जब वोल्टेज और करंट की बात आती है तो वहाँ से के से भाग देते हैं, जब सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड शिफ्ट करेंगे तब। जब वोल्टेज और करंट की बात आएगी तो के से भाग देते हैं, और जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की बात आती है तो के स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग देते हैं, समझ में आया। तो रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट समझना है तो आप ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट देखिए, वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इम्पीडेंस कैसे शिफ्ट किया जाता है, रेजिस्टेंस कैसे शिफ्ट किया जाता है, रिएक्टेंस कैसे शिफ्ट किया जाता है, उसकी वैल्यू कितना होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी इक्विवेलेंट सर्किट को हम कुछ इस तरीके से दिखा, देखिए R2 डैश बाई एस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता है। R2 डैश, देखिए R2 डैश बाई एस को हम क्या लिख सकते हैं, R2 डैश प्लस R2 डैश कोष्ठक में 1/s माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, ये तो रोटर कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा ना, रोटर कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, जिसे हमने आपको अच्छे तरीके से पहले ही मैं क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। यहाँ पर R2 डैश हो गया, यहाँ पर भी R2 डैश हो गया। ये तो R2 डैश इसलिए हो गया क्योंकि हमने सेकेंडरी साइड को किस साइड शिफ्ट किया है, प्राइमरी साइड शिफ्ट किया है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, देखिए अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं यहाँ पे सर्किट में। देखिए अभी तो सर्किट दूसरा था, वो तो आप समझ गए हैं। तो यहाँ पे R2 डैश और आपका कोष्ठक में 1/s माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक अलग से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, JXM। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, E2 डैश हो जाएगा, यहाँ पर आपका इंडक्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, X2 डैश हो गया, और हमारा क्या हो गया, R2 डैश हो गया। अब ये रोटर मैकेनिकल पावर डेवलप्ड को दर्शाएगा, और ये क्या दर्शाएगा बताइए, रोटर कॉपर लॉस को क्या करेगा, दर्शाएगा, समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट, समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान से ये चीज़ देखना पड़ेगा। ये देखिए पहले ट्रांसफार्मर में क्या होता था कि ये जो हमारा मैग्नेटाइजिंग सर्किट है, इसे मैग्नेटाइजिंग सर्किट के नाम से जानते हैं नो लोड कंडीशन में। नो लोड कंडीशन में ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग सर्किट है, समझ में आया। इस मैग्नेटाइजिंग सर्किट को ट्रांसफार्मर में इस सप्लाई वोल्टेज के पास में रखा जाता था, सप्लाई वोल्टेज के पास में, इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे रखा जाता था। ये वाला उस साइड था, समझ में आया। आप सोचिए कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस अगर इसके साथ में हो जाएं, इसके बाद हो जाएं, तो सब सीरीज में हो जाएंगे। जब सब सीरीज में हो जाएंगे तो कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, समझ में आया। तो ऐसा ट्रांसफार्मर में होता था, इस वाली सर्किट को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते थे, समझ में आया। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होती है वो 2% से 5% होती है आप फुल लोड करंट। तो वहाँ पर फुल लोड करंट का 2% से 5% क्या होता है, नो लोड करंट होता है। तो वहाँ पर नो लोड करंट का मान बहुत ही कम है। तो बहुत कम होने की वजह से I1 करंट लगभग I2 डैश के क्या होती है, बराबर होती है, समझ में आया। अगर इसको हम नहीं भी दिखाएंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी वजह से वहाँ पर क्या किया गया कि इस सर्किट को हम वोल्टेज सोर्स के पास में रख दिए, समझ में आया। इस सर्किट को वोल्टेज सोर्स के पास में रख दिया क्योंकि इस I0 करंट के कारण इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत ही कम होगा। क्यों, क्योंकि उस करंट का मान क्या है, बहुत ही कम है भाई, पॉइंट में होगा, 0.00 में होगा, ऐसे होगा, समझ में आया। तो उस कंडीशन में ये वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम दर्शाता था। इस वजह से इस सर्किट को हम यहाँ पे दिखाते थे। तो कैसे दिखाते थे, इसको जरा हम मिटा के आपको दिखाते हैं। इसको हटा करके हम कहाँ पर रखते थे, उस सर्किट को यहाँ पे रखते थे, ऐसे
ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा रिएक्टेंस हो गया, समझ में आया। ये RC हो गया, ये आपका XM हो गया। तो अब देखिए, अब ये वाला R1 और ये वाला R2 डैश दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये वाला X1 और ये वाला X2 डैश दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। जब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो X01 आता है, और जब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो R01 आता है, समझ में आया। तो इससे क्या हो जाता था कि कैलकुलेशन आसान हो जाता था। तो ये तो ट्रांसफार्मर का था, समझ में आया। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो हमारा नो लोड करंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, समझ में आया। देखिए, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितना होता है, 2% टू 5% ऑफ फुल लोड करंट, समझ में आया। आप ध्यान से देखिए। और इंडक्शन मोटर में जो हमारी करंट होती है ये 30% से 40% ऑफ फुल लोड करंट होती है, समझ में आया। 30% से 40% ऑफ फुल लोड करंट होती है। सोचिए, मान लीजिए 100 है तो उसका 30% तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसका 40% 40 हो जाएगा। तो क्या, अब मान लीजिए 100 एम्पियर की करंट इंडक्शन मोटर में फुल लोड कंडीशन में फ्लो कर रही है 100 एम्पियर में, तो नो लोड कितना फ्लो करेगी, 30 से 40 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। तो 30 से 40 एम्पियर करंट कम होती है, बहुत ही ज़्यादा करंट होती है, समझ में आया। तो जब वो 30 से 40 एम्पियर की करंट थी ना, तो यहाँ पे सर्किट हमें रखना ही पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि नो लोड, देखिए ट्रांसफार्मर की अपेक्षा यहाँ पर नो लोड करंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो नो लोड करंट जब ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है, उस नो लोड करंट के कारण R1 में और X1 में काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इस वजह से इस सर्किट को हमें यहाँ पर रखना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, समझ में आया। लेकिन ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उसमें नो लोड करंट बहुत ही कम था। तो इसमें और इसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता था। तो इस वजह से इस सर्किट को हम वोल्टेज के पास ला दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर ये वाली सर्किट ना होकर के ये वाली हमारी सर्किट बनती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और पहले तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, समझ में आया। और यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस R2 डैश कोष्ठक में 1/s माइनस एस एक R2, ये तो कापर लॉस, रोटर कापर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, और जबकि ये हमारा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इक्विवेलेंट सर्किट को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है तो ट्रांसफार्मर को बढ़िया तरीके से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वहाँ पर ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी 3-4 लेक्चर पहले हम ट्रांसफार्मर पढ़ाए हैं, उसमें इक्विवेलेंट सर्किट को अच्छे तरीके से बताए हैं। तो वहाँ पर जाकर के आप इसे कन्फर्म कर